धरती का चेहरा एकदम बदल चुका था। आसमान अक्सर धुएं और धूल के बादलों से ढका रहता, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी एक बुझी बुझी सी लौ बनकर रह गई थी। चारों ओर फैला मैदान बंजर और सूखा था, जिस पर पथरीली मिट्टी की एक मोटी परत जम गई थी। हवा में तैरता धुआं सांस लेने में भारीपन पैदा करता था। पेड़ पौधे, हरियाली, नदियों का कलकल करना, ये सब अब पुरानी किताबों की कहानियाँ और बुजुर्ग के बचपन के किस्से बन रह गए थे। लोग वर्षों शब्द भी भूल चुके थे। उसकी जगह अम्लीय हवा की झोंके ने ले ली थी, जो इमारतों के पत्थरों को भी खोखला कर देते थे। ऐसे ही एक शहर के किनारे बने जीवन गुंबाद में आलिया बैठी थी। यह गुंबाद एक विशाल अर्ध गोलाकार संचालन था, जिसके भीतर एक छोटा सा नियंत्रित वातावरण बनाया गया था। यहाँ की हवा शुद्ध थी और कुछ दुर्लभ पौधे हरे भरे थे। लेकिन आज आलिया का मन इस कृत्रिमा हरियाली में भी नहीं लग रहा था। उसकी नज़र गुंबाद की पारदर्शी दीवार पर फैले बंजर भूदृश्य पर टिकी थी। उसके हाथ में एक पुरानी एल्बम थी, जिसमें उसकी दादी ने अपने बचपन के हरे भरे गांव के चित्र बनाए थे। एक चित्र में नीले आसमान के नीले पीले सरसों के खेत थे, तो दूसरे में हरे आम के पेड़ों से घिरा एक नदी बह रही थी। ये चित्र आलिया के लिए परियों की कहानियां जैसे थे। क्या सचमुच कभी भी ऐसा होता था? डॉक्टर अविनाश, आलिया ने मुड़कर पूछा। डॉक्टर अविनाश एक बुजुर्ग वैज्ञानिक, जिनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियों के साथ साथ एक अधमय जिज्ञासा भी थी, पास ही एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ डाटा देख रहे थे। हाँ आलिया, यह कोई कल्पना नहीं, सच्चाई थी। मेरे दादाजी भी बताया करते थे कि कैसे बारिश में भीगना कितना सुखद होता था, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह होती थी। डॉक्टर अविनाश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हमने सब कुछ खो दिया, लालच, लापरवाही और फिर महाविनाश। अब बचे हैं तो बस ये जीवन गुंबाद। लेकिन क्या धरती को फिर से हरा भरा नहीं बनाया जा सकता? आलिया का सवाल था, जिसमें एक ज्वलंत आस झलक रही थी। शायद एक मौका हो, डॉक्टर अविनाश ने कहा। उन्होंने आलिया को अपने अध्ययन कक्ष में ले कर जाकर एक प्राचीन दिखाने वाला डिजिटल ग्रंथ दिखाया। उस पर लिखा था अमृत बीज ग्रंथ। यह ग्रंथ प्राचीन कृषि ज्ञान का भंडार है। इसमें उन हजारों पौधों के बीजों की जीनोमिक कोड और उगाने की विधियां दर्ज हैं, जो लुप्त हो चुके हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन बीजों को अंकुरित करने के लिए जिस शुद्ध जल और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है, वह बाहरी दुनिया में नहीं बची। आलिया ने ग्रंथ के पन्ने पलटे। उसमें गेहूं, चावल, नीम, पीपल, गुलाब, अनगिनत पौधों के विवरण थे। यह ग्रंथ उसके लिए एक खजाने से कम नहीं था। अगर यह ज्ञान है तो कोई ना कोई रास्ता भी होगा। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, आलिया ने दृढ़ से कहा। डॉक्टर अविनाश मुस्कुराए। तुम्हारे जैसे जुनून की ही तो इस धरती को जरूरत है, लेकिन तैयारी जरूरी है। बाहरी दुनिया खतरनाक है। तुम्हें वहाँ के वातावरण में जीवित रहने के लिए तरीके सीखने होंगे। अगले कई महीने आलिया ने कठिन परीक्षण में बिताए। उसने विषैली हवा में सांस लेने के लिए विशेष मास्क का उपयोग सीखा, रेडियोधर्मी धूल के तूफानों से बचने के तरीके जाने और बंजर जमीन पर जीवन यापन के गुर सीखे। साथ ही वह अमृत बीज ग्रंथ का गहन अध्ययन करती रही। उसे समझ आया कि केवल बीज होने से काम नहीं चलेगा। उन्हें जीवित रहने के लिए शुद्ध पानी और पोषण तत्व चाहिए। एक दिन ग्रंथ के एक गुप्त अध्याय में उसकी नजर एक अद्भुत जानकारी पर पड़ी। इसमें सोमरस नामक एक प्राचीन और शक्तिशाली जैव उत्प्रेरक का जिक्र था, जो प्रदूषित पानी को शुद्धि कर सकता था और बंजर मिट्टी में भी पोषण पैदा कर सकता था। किंवदंती के अनुसार यह सोमरस एक
विशेष प्रकार के लुप्त कवक और एक पवित्र जल स्रोत के मेल से बनता था। ग्रंथ में लिखा था, जहां नदियां धरती में समाई हो वहां सोमरस की धारा फूटेगी। यह एक रहस्यमय संकेत था। आलिया और डॉक्टर अविनाश ने प्राचीन नक्शों और अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि यह स्थान शायद किसी पुरानी नदी के सूखे हुए मार्ग के आसपास हो सकता है। आलिया ने इस खोज यात्रा पर निकलने का फैसला लिया। वह दिन आया जब आलिया ने अपना सुरक्षा सूट पहना, पीठ पर एक थैले में आवश्यक उपकरण, सीमित भोजन, पानी और अमृत बीज ग्रंथ की एक प्रति राखी। डॉक्टर अविनाश ने उसे विदा किया। याद रखना आलिया, हार नहीं मानना। तुम सचमुच में इस उजड़ी धरती के लिए एक अमृत की तरह हो, सावधान रहना। आलिया ने गुंबद का दरवाजा खोला और बाहरी दुनिया के सूनापन में कदम रखा। तेज हवा के झोंके ने उसके सूट को झकझोर दिया। चारों ओर फैले बंजरपन ने उसके दिल में एक पल के लिए डर पैदा कर दिया। लेकिन फिर उसने अपने थैले में रखे बीजों के ग्रंथ को छूकर अपना संकल्प मजबूत किया। उसकी यात्रा शुरू हुई। बाहरी दुनिया की कठिनाइयां आलिया की कल्पना से कई ज्यादा थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था। हवा इतनी जहरीली थी कि मास्क के बिना एक पल भी बाहर रहना मुश्किल था। कहीं कहीं जहरीले कीचड़ के तालाब थे जिनसे दुर्गंध आ रही थी। धरती पर जीवन की कोई निशानी नहीं थे, ना कोई पक्षी, ना कोई कीड़ा, ना हरियाली का नामो निशान। कई दिनों तक चलने के बाद आलिया को एक पहाड़ी की तलहटी में एक ऐसी जगह मिली जहां प्राचीन नक्शों के अनुसार कभी एक विशाल नदी बहती थी। अब वहां सिर्फ एक चौड़ी सूखी हुई घाटी थी जिसमें बिखरी हुई पथरीली चट्टानें थीं। थकान और निराशा ने उसे घेर लिया। क्या सचमुच यहाँ कभी पानी बहता था? क्या ये सब कोशिश व्यर्थ है? तभी उसकी नज़र घाटी के बीचों बीच एक अलग ही रंग की चट्टान पर पड़ी। वहां की मिट्टी थोड़ी नम लग रही थी और उस पर एक विशेष प्रकार की हरी शैवाल उगी हुई थी। यह बाहरी दुनिया में जीवन का पहला निशान था। आलिया ने उत्साहित होकर उस स्थान की जांच की और पाया कि चट्टान के नीचे एक बारीक सी धारा रिस रही थी। पानी बहुत कम था और शुद्ध नहीं था, लेकिन इतना जरूरी था कि उसमें कुछ उम्मीद जगी। उसने ग्रंथ में दिए गए निर्देशों के अनुसार उस रिसते हुए पानी को इकट्ठा किया और उसमें सोमरस बनाने के लिए आवश्यक कवक का एक नमूना मिलाया जो उसने अपने साथ लाया था। फिर उसने इंतजार किया। कई घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आलिया की उम्मीदें एक बार फिर डगमगाने लगी। तभी अचानक पानी का रंग बदलने लगा। वह गंदला पानी धीरे धीरे साफ होता गया और एक चमकदार सुनहरे रंग का तरल बन गया। यही होना चाहिए सोमरस। आलिया ने खुशी से एक बूंद उस बंजर मिट्टी पर डाली। कुछ ही देर में मिट्टी का रंग बदलने लगा और उसमें एक अद्भुत सुगंध फैल गई। यह काम कर गया था। आलिया ने सोमरस की कुछ बूंदों को उस नम मिट्टी में मिलाया और फिर अमृत बीज ग्रंथ से एक छोटा सरल बीज चुनकर एक तुलसी का बीज वहां बो दिया। उसने प्रार्थना की हुई थी, अगले कुछ दिनों तक वह उस स्थान पर रुकी रहेगी, पानी देती रहेगी और सोमरस का छिड़काव करती रहेगी। तीसरे दिन की सुबह जब आलिया ने उस स्थान पर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। मिट्टी में से एक हरी भरी कोमल कुंपाल फूट आई थी। यह हरा रंग इतना जीवित और सुंदर था कि आलिया की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक पौधा नहीं था, यह धरती के पुनर्जन्म की आशा थी, भविष्य की पहली किरण थी। उसने देखा कि तुलसी का पौधा तेजी से बढ़ रहा था और उसके आसपास की मिट्टी भी धीरे धीरे उपजाऊ होती जा रही थी। सोमरस ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था। आलिया ने वहां और बीज बोए, सब्जियों के, फूलों के और एक छोटे पीपल के पेड़ के बीज भी। कुछ हफ्तों
में वह छोटा सा इलाका एक छोटे से हरे भरे बगीचे में तब्दील हो गया। यह नज़ारा ऐसा था मानो धरती के सूनेपन के बीच एक जीवित ओएसिस खिल उठा हो। आलिया ने अपने संचार उपकरण से डॉक्टर अविनाश को संदेश भेजा और इस सफलता की खबर दी। तुमने कर दिखाया आलिया, तुमने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। डॉक्टर अविनाश की आवाज में खुशी झलक रही थी। अब तुम्हारा अगला कदम इस सोमरस और बीजों को दूसरे जीवन गुंबदों तक पहुंचाना है ताकि पूरी धरती पर फिर से जीवन का संचार हो सके। आलिया ने हाँ में सर हिलाया। उसने अपने थैले में सोमरस की एक शीशी और कई तरह के बीज भरे। उसकी नज़र दूर क्षितिज पर टिक गई जहां और भी गुंबद थे। उसे पता था कि यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसे भविष्य की शुरुआत जहां धरती फिर से हरी भरी होगी, बच्चे हरे मैदानों में खेलेंगे और पक्षी फिर से चहचहाएंगे। उसने एक मजबूत इरादे से कदम बढ़ाया। धरती का भविष्य एक बार फिर से हरा भरा होने वाला था। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकल्प और ज्ञान के बल पर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। भले ही हालत कितनी भी विषम क्यों ना हो, आशा और लगन से काम लेना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना आसान है, लेकिन उसे फिर से संवारने के लिए जुनून और मेहनत की ज़रूरत होती है। आलिया का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें अपने विरासत के ज्ञान को सहेजना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।